Assalamu alaikum. Today I am going to talk about a very important topic that is long case preparation. और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि ईद के बाद पार्ट 2 का एग्ज़ाम है लॉन्ग केस लॉन्ग वाइवा का, तो मैं अपने जूनियर कोलीग्स को गाइड कर सकूँ कि कैसे वो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। टाइम बहुत शॉर्ट रह गया उनके लिए, तो उनको बड़ी जल्दी गाइडेंस की ज़रूरत है ताकि वो फ़ौरन प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें और अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में पास होने के चांसेस को इम्प्रूव कर सकें। ये वीडियो लेक्चर जो है ये 2 पार्ट्स में होगा। पार्ट 1 में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे इन प्रिपरेशन करनी है लॉन्ग केस की, और पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे उस एग्ज़ाम डे पे अपने लॉन्ग केस को कंडक्ट करना है, कैसे हिस्ट्री एग्जामिनेशन सब कुछ करना है, कैसे पेशेंट से डील करना है, और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो किस तरह जिन पे एग्जामिनर्स जनरली क्वेश्चनिंग करते हैं उसको कैसे हैंडल करना है। तो मैंने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उस हिस्ट्री शीट का जो मैंने यूज़ की थी ड्यूरिंग माय एग्ज़ाम। ये मैंने मुख्तलिफ हिस्ट्री शीट्स को और विद द प्रैक्टिस जो मैं करता रहा मैंने ये अपने हिसाब से एक फॉर्मूलेट की है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको फॉलो करें, आप किसी की भी लिखी हुई हिस्ट्री शीट को यूज़ कर सकते हैं, या आप इसको, ये मैंने सिर्फ इसलिए मेनली शेयर किया ताकि आप इस हिस्ट्री शीट को देख के इसको अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लें। कुछ चीज़ें जो अगर आपको कम लगती हैं आप ऐड कर दें, या जिस स्टाइल में आप पूछना चाहते हैं या कंडक्ट करना चाहते हैं लॉन्ग केस को आप उसके अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म्स की में लिखा हुआ है सारी चीज़ें, क्योंकि ये मैंने एग्ज़ाम डे पे कैसे मैंने हिस्ट्री लिखनी है उस हिसाब से भी बनाया हुआ है ताकि मेरा लिखने में टाइम वेस्ट ना हो। अगर आप फुल फॉर्म सारी चीज़ें जो देख रहे हैं वो लिखेंगे तो आपका लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो ये शॉर्ट फॉर्म्स है ताकि एक एक वर्ड दो वर्ड्स करके आप लिखते जाएं और आगे उसकी डाटा लिखते जाएं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप क्विकली सारा हिस्ट्री शीट में एंटर कर लें। तो प्रिपरेशन जो आपने एग्ज़ाम की करनी है, आइडियल तो ये है कि आप जो रूटीन में पेशेंट्स कर रहे हैं वो ही प्रॉपर हिस्ट्री एग्जामिनेशन एक फॉर्मेट के थ्रू करते रहे, ताकि पूरा 4 साल जब आप उस फॉर्मेट को फॉलो करके पेशेंट करते रहेंगे तो इन दी एंड आपको सिर्फ उसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हुए आप एग्ज़ाम में अपीयर होंगे तो आपके लिए बहुत ईजी है। लेकिन वो एक आइडियल सिनेरियो, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फॉलो इन रियल लाइफ ड्यू टू मल्टीपल रीजंस। तो सेकंड ये है कि आप जैसी थ्योरी का पेपर देते हैं 1 to 2 वीक्स का वेट करके, क्योंकि 4 to 5 वीक्स में रिज़ल्ट आता है और उसके बाद 1 to 2 वीक्स के बाद एग्ज़ाम है, तो आपके पास 2 to 3 वीक्स प्रिपरेशन का टाइम हो। 1 to 2 वीक्स इंतज़ार करें और रिज़ल्ट आने से पहले ही आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। थर्ड बेस्ट जो चीज़ है वो ये है कि आप बिल्कुल रिज़ल्ट आने के बाद फ़ौरन जो आपके पास 4-5 डेज़ या 10 डेज़ अवेलेबल हैं उसमें आप तैयारी करें। और तैयारी आपने ऐसे लेके चलनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आप इस हिस्ट्री फॉर्म को देखें, इसको आप रीड करें, इसको समझें कि क्या क्या चीज़ें पूछ रहे हैं, किस सीक्वेंस में पूछ रहे हैं, और उसको मेमोराइज करने की कोशिश करें, क्योंकि आपने ज़ुबानी पेशेंट से पूछना है तो कोई चीज़ मिस ना हो, आप इसको याद करें। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है कि आपने एक्चुअल पेशेंट्स जो आपके पास हॉस्पिटल में प्रेजेंट हो रहे हैं उनकी हिस्ट्री लें, लेकिन इसको लिखे हुए को अपने सामने रख के पेशेंट से पूछते जाएं और उस पर डाटा एंटर करते जाएं, ताकि आपको एक दफ़ा फ्लो बने, आपको समझ आए कि आप क्या पूछें, क्योंकि फर्स्ट टाइम में आप ज़बानी पूछने लगेंगे तो आपसे चीज़ें मिस हो जाएंगी। तो आप इसको देख देख के साथ साथ फिल करते रहें। 1-2 पेशेंट 3-4 पेशेंट इस तरह करेंगे, आपका थोड़ा सा फ्लो बनेगा, थोड़ा आपको चीज़ें याद होंगी। तो नेक्स्ट फिर आप ये कर सकते हैं कि आप ज़बानी पेशेंट से फ्रॉम हिस्ट्री पूरा एग्जामिनेशन करें, सारा कुछ करें और लिखते जाएं, ठीक है। लेकिन इसमें आपने टाइम की फ़िक्र नहीं करनी कि जी मैंने 30 मिनट्स में करना ही करना है, ये फ़िक्र नहीं करनी। अभी आपने अपनी स्पीड बनानी है, अपनी मेमोरी बनानी है, इसलिए आप बगैर टाइम को नोट किए इसको कंप्लीट करें। मज़ीद 2 से 3 पेशेंट करें जिसमें आप फुल सारा कुछ ज़ुबानी पूछ के लिखें और टाइम की फ़िक्र ना करें। बेशक आराम से टाइम लें लेकिन चीज़ें पूरी करें। और हर दफ़ा जब आप एक पेशेंट करते हैं तो उसके बाद सारी गलतियां जो आपने की हैं उनको नोट करें ताकि आप नेक्स्ट टाइम वो रिपीट ना कर सकें। और फोर्थ में ये है, अब जब आपका थोड़ा बेहतर हो गया कि अब आप टाइम नोट करके करें, तो 30 मिनट्स आपको मिलते हैं पेशेंट का हिस्ट्री एग्जामिनेशन ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए, तो एटलीस्ट 20th मिनट पे आपकी हिस्ट्री एग्जामिनेशन सब कुछ कंप्लीट हो, ताकि बाद में आप पेशेंट की ट्रीटमेंट प्लानिंग कर सकें, प्रॉब्लम लिस्ट लिख सकें,
ओपीजी स्टडी कास्ट को एवेलुएट करके फिर एंड में आपने पेशेंट को लास्ट 2 to 3 मिनट्स में ट्रीटमेंट प्लान एक्सप्लेन भी करना है और काउंसल भी करना है। तो इसलिए आपका 20 मिनट्स में हो तो आपकी प्रैक्टिस भी ऐसी हो कि 20 मिनट्स में आप कंप्लीट कर लें। और एक हर दफ़ा करने के बाद आपने ये किसी को दिखाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो देख रहा है वो आपकी ज़्यादा गलतियां बेहतर निकाल सकता है। इसके बजाय कि आप खुद अपनी गलतियां निकालें तो आप काफ़ी चीज़ें मिस कर देंगे। और ये जो आपकी प्रिपरेशन है ये तो आपकी फ़र्स्ट 30 मिनट्स की, और आपने सिर्फ इधर नहीं रुक जाना। ज़्यादातर लोग एग्ज़ाम से पहले जो प्रैक्टिस करते हैं वो फर्स्ट 30 मिनट्स की तो करते हैं लॉन्ग केस की, लेकिन सेकंड 30 मिनट्स की वो प्रैक्टिस नहीं करते, वो जिसमें 2 एग्जामिनर्स ने आपसे आपके ट्रीटमेंट प्लान को सारा डिस्कस करना है, आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी। तो वो पहला 30 मिनट्स तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जब क्रॉस क्वेश्चनिंग की बात आती है तो वो फ़ौरन कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं, हिचकिचाने लग जाते हैं और उनको आइडिया नहीं होता कि एग्जामिनर की किस तरह क्वेश्चनिंग को हैंडल करना है। और एग्जामिनर्स भी थोड़े से टफ होते हैं, क्योंकि अब पार्ट 2 है, उन्होंने अगर आपको पास करते हैं अभी तो एक कंसल्टेंट बनाना है। दे वांट टू सी अ कंसल्टेंट इन यू ड्यूरिंग दोज 60 मिनट्स, कि आप पेशेंट को कैसे ट्रीट करते हैं, हैंडल करते हैं, अपने आप को कैसे कंडक्ट करते हैं, और बाद में कितने कॉन्फिडेंस के साथ आप क्वेश्चन आंसर चीज़ें हैंडल करते हैं, कितना नॉलेज है। तो पेशेंट उन्होंने कंसल्टेंट बनाना है। अगर आप हिचकिचा गए, कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया, इधर उधर की बातें शुरू कर दी, समझ ना आई कि क्या बात करनी है, तो वो कहेंगे कि यार ये अभी ही इज़ नॉट अ कंसल्टेंट मटीरियल, वो आपको फेल कर देंगे। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, इसलिए आपने प्रैक्टिस ये उस 30 मिनट्स की भी करनी है। और वो बेस्ट ये है कि जिनका एग्ज़ाम पास हो चुके हैं उनके सामने एक पूरा केस करें और उसके बाद वो आपसे क्वेश्चन आंसर करें रिलेटेड टू दैट, ताकि आपकी उसकी भी प्रैक्टिस हो और आपको समझ आए कि आपने उधर क्विकली कैसे ट्रीटमेंट प्लान करना है। और अगर एग्जामिनर कोई और ट्रीटमेंट प्लान देता है तो उसके अकॉर्डिंगली आपने कौन से टीथ यूज़ करनी है, क्या अबटमेंट होनी है, क्या माउथ प्रेशर करिए, फ़ौरन आपके माइंड में चले और आप वो एक्सप्लेन करते जाएँ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक स्टेप है आपने करना है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया इस लेक्चर का। अब सेकंड पार्ट ये है कि आपने एग्ज़ाम डे पे कैसे करना है। तो थोड़ा सा पहले मैं एक इन्वायरमेंट एक्सप्लेन कर दूं कि अगर तो कराची CPSV में आपका एग्ज़ाम होता है, क्योंकि मैंने उधर ही दिया है तो मुझे उसका बेहतर मैं गाइड कर सकता हूँ। तो उसमें आपका जो हॉल में एंटर होते हैं तो आपको चेयर्स पे बिठा देते हैं। लेफ़्ट और राइट दोनों कैबिन्स बनी हुई है जिनके अंदर डेंटल चेयर्स लगी हुई हैं। तो पेशेंट को वो ऑलरेडी अगर बेड सीटेड है पेशेंट तो, और एग्जामिनर्स अंदर हैं, तो आपको आपके रोल नंबर के अकॉर्डिंगली एक एक स्टेशन अलॉट कर देंगे। आपको कहेंगे कि डोर के बाहर साइड पे खड़े हों ताकि आपको अंदर नज़र ना आए अभी, एंड वेट फॉर द बेल। जब बेल होगी इट मीन्स आपका टाइम स्टार्ट हो गया, आप अंदर एंटर हों। एग्जामिनर्स दोनों अंदर होंगे, आप उनको सलाम करें, पेशेंट को सलाम करें और अपना सामान जो उधर एक टेबल होता है उसके ऊपर जाके रख दें। और अब आपने सामान क्या क्या साथ कैरी करना है, जो लेके जाना है आपने पेजेस लेके जाने हैं, ऑल्दो उधर अवेलेबल होते हैं लेकिन एहतियातन अपने पेजेस लेके जाएं। 2 to 3 सादी बॉल पॉइंट्स लेके जाएं। 2 to 3 बॉल पॉइंट्स जिनके ऊपर आपने ब्लू बैरियर फिल्म रैप की हुई है वो लेके जाएं। जो बैरियर फिल्म वाली बॉल पॉइंट्स हैं वो आपने सबको इंडिविजुअली पाउचेज में सील्ड साथ लेके जाना है। उसके बाद आप एक फुट रूलर या वर्नियर कैलिपर OVD RVD मेजर करने के लिए पेरियोडोंटल प्रोब साथ लेके जाएं। और आपने पेशेंट की OVD RVD के लिए या तो रिमूवेबल इंक वाला मार्कर लेके जाएं, क्योंकि अगर आप वो स्पॉट्स लगाते हैं पेशेंट के तो वो रिमूव भी हो जाए। या जो मैंने किया था, जो मुझे सीनियर्स ने गाइड किया था, वो ये है कि जो सेनीप्लास्ट है उसके जो स्टिकिंग पार्ट होता है वो कट कर लें और उसके ऊपर बॉल पॉइंट से पहले से क्रॉसेस लगा के वो भी एक पाउच में साथ ले जाएं। उसका ये एडवांटेज है कि आप उस टाइम पे जब OVD RVD मेजर करनी है आप वो निकालें, पेशेंट की नोज़ और चिन पे स्टिक करें, उन पे डॉट्स ऑलरेडी लगे हैं, मेजर करें, उनको रिमूव करें, डिस्कार्ड कर दें, तो बड़ा इजी हो जाता है। कोई नहीं होता मैसी कि किधर डॉट लगाना है, डॉट सही जगह नहीं लगा या लग गया है तो बाद में आपने उतारा नहीं, तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। तो आप ये सामान रखें और ये सारा कुछ आपने क्विकली करना है क्योंकि अब आपका टाइम स्टार्ट हो गया हुआ है, आपने रखना है। और अब आपने एग्जामिनर से पूछना है कि सर मे आई स्टार्ट विद दी प्रोसीजर एग्ज़ाम, तो वो कहेंगे कि यस यू मे, तो आपने साथ ही स्टार्ट कर देना है। अब आप आगे हैं कि पेशेंट को आपने कैसे करना है। तो पेशेंट के अकॉर्डिंगली ये जो मैंने हिस्ट्री शीट्स शेयर की है ये आप लोग डाउनलोड कर लें और साथ साथ देखते जाएं ताकि आपको आइडिया हो। यही सीक्वेंस हो तो सब हिस्ट्री शीट्स का यही है और मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि आपने पेशेंट से कैसे कंसेंट भी लेना है और बातचीत कैसे करनी है।
तो आप स्टार्ट इस तरह करेंगे, आप पेशेंट को कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हसाम है, आपका नाम क्या है? तो पेशेंट आपको अपना नाम बताएगा। नाम आपने इसलिए इस स्टेज पे पूछना है ताकि आप फिर 1 to 1 पेशेंट का नाम लेके उससे कम्युनिकेट करें। इससे आपकी पेशेंट के साथ रेपो बिल्ड होती है, आपका कॉन्फिडेंस शो होता है। तो पेशेंट फॉर एग्जांपल कोई फीमेल पेशेंट है, हम ले लेते हैं कि जी फरहत बीबी फरहत नाम है पेशेंट का। तो अगर मेल पेशेंट है तो आपने साथ साहब लगा के बोलना है, और अगर फीमेल पेशेंट है तो आपने बीबी लगा के बोलना है, थोड़ी रिस्पेक्टफुल हो जाता है। तो अब आपको नाम पता चल गया, तो आपने साथ ही एक ही सेंटेंस में पेशेंट को बता भी देना है आप क्या करने लगे हैं, और कंसेंट भी ले लेनी। वो इस तरह लेनी है, आपने कहना है फरहत बीबी, आपके इलाज के सिलसिले में मैं आपसे कुछ सवालात पूछूंगा और आपका मुआयना करूंगा आपकी इजाज़त से। तो पेशेंट सर हिला दे या ठीक कह दे कि ठीक है, तो आप फिर साथ ही शुरू कर देते हैं। आपने देखें एक ही सेंटेंस में पेशेंट को बता दिया कि आपके इलाज किस सिलसिले में होगा, आपका मैं सवाल पूछूंगा मींस हिस्ट्री होगी, मुआयना करूंगा, एग्जामिनेशन की आपने अभी से कंसेंट ले लिया। वरना कुछ लोग ये करते हैं कि वो हिस्ट्री कंप्लीट करके फिर एग्जामिनेशन की लेते हैं, वो भी तरीका ठीक है, लेकिन स्टार्ट में ले लें ताकि एक ही दफ़ा आप एक फ़्लो में कंटिन्यू रहें। और आपसे इजाज़त लूँगा, आपने ये नहीं कहा कि मैं कर लूँ, तो पेशेंट हो सकता है आगे से कह दे कि नहीं करना आपने, तो फिर एक ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। वैसे पेशेंट्स कहते नहीं हैं, उनको पहले से एक्सप्लेन किया होता है कि आपको किस लिए लेके जा रहे हैं, लेकिन एहतियातन आप इस तरीके से पूछें कि पेशेंट नहीं करने के उसमें उसके पास ऑप्शन ही ना फील हो उसको, वो डायरेक्ट ओके करे और आप स्टार्ट कर दें। फिर आपने पेशेंट से पूछना है कि जी आपकी उम्र कितनी है, जेंडर आपको वैसे ही पता चल गया, वो आपने उस टाइम पे अपने पास नोट कर लेना है। आपकी उम्र कितनी है, आप शादीशुदा हैं, अगर पेशेंट यंग लगता है तो पूछ लें, अगर ओल्ड पेशेंट है तो जनरली शादीशुदा, आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि आपके बच्चे कितने हैं, आप क्या काम करते हैं और आप किस शहर में रहते हैं। आपने शहर में रह के पूछना है। उसकी वजह यह है कि अगर आप पूछ लेंगे ना कहाँ रहते हैं, तो कई दफ़ा पेशेंट अपने घर का एड्रेस पूरा बताने लग जाता है, तो वो एक अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, आप पेशेंट को चुप भी नहीं करा सकते, और जब तक पेशेंट एड्रेस बताता नहीं है आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, वो इतना लंबा चौड़ा एड्रेस बताना शुरू कर। तो शहर इज़ इनफ, शहर से आपको आइडिया हो गया कि अगर पेशेंट उसी सिटी में रहता है तो उसके लिए ट्रैवलिंग फिर भी ईजी है, अगर दूसरे सिटी से आ रहा है तो आपने अकॉर्डिंगली अपॉइंटमेंट्स और चीज़ें उसकी मैनेज करनी है। जब ये आपका कंप्लीट हो गया, और जॉब का आपने इसलिए पूछा कि गुजर बसर कैसा, और अगर फीमेल पेशेंट है जैसे हमने बताया फरहत बीबी है, तो आपने पूछना है आपके खावंद क्या काम करते हैं, और अगर पेशेंट खुद है तो आप उससे डायरेक्टली पूछ लें आप क्या काम करते हैं, ताकि आपको पेशेंट का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का भी आइडिया हो जाए। और बच्चे आपने इसलिए पूछ ले कि उससे भी आइडिया हो कि अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो सोशियो इकोनॉमिकली उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, तो आप उनका ट्रीटमेंट प्लान उसके अकॉर्डिंगली बना सकें। वंस दी इंट्रोडक्शन इज़ कम्प्लीट, कि आपने नाम सारी चीज़ें पूछ ली, तो आपने फ़ौरन मुड़ना है, पेन पकड़ना है और आपने ये सारा कुछ नोट कर लेना है। उसके बाद आपने ये जो नोटिंग करनी है ये सारे सेगमेंट्स में करनी है, रेदर देन एक एक चीज़ पूछ के नोट नहीं करनी है, आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। इधर लिखेंगे फिर वापस आएंगे पेशेंट में, फिर लिखेंगे फिर वापस आएंगे, और पेशेंट भी कंफ्यूज होता है क्योंकि वो हिस्ट्री सुना रहा होता है और आप उसके दौरान लिखने के लिए जा रहे होते हैं, तो वो भी ठीक नहीं रहता। तो आपने ये एक ये पार्ट लिया, इंट्रो वाला पार्ट हो गया, आपने नोट किया। अब आप आगे प्रेजेंटिंग कंप्लेंट पे आपने पेशेंट से पूछा कि आप दांतों के किस मसले के लिए हमारे पास आए हैं। दांतों का लाजमी बोलना है, इसलिए कि कई दफ़ा पेशेंट जो है वो अपनी मेडिकल चीज़ें भी साथ बोलना शुरू कर देते हैं, तो वो आपका टाइम वेस्ट होगा क्योंकि वो आपके लिए इररेलेवेंट है। तो आपने बोलना है आप दांतों के किस मसले के लिए हमारे पास आए हैं। जनरली जो केसेस उधर होते हैं वो मिसिंग टीथ के ही आते हैं पेशेंट्स के, और उनको कोई प्रोस्थेसिस देनी होती है, लेकिन बट देयर हैव बीन केसेस कि जहाँ पे डिसलॉज्ड क्राउन के साथ पेशेंट आया हुआ था, या फ्रैक्चर्ड मैक्सिलरी कंप्लीट डेंचर के साथ आया हुआ था, या इस तरह के कुछ और इश्यूज़ हैं। तो आपने हिस्ट्री प्रैक्टिस जो आप करेंगे जनरली, या जो मैंने भी लिखा हुआ है वो मिसिंग टीथ के हिसाब से, लेकिन यू मस्ट बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि किसी तरह का भी केस आ सकता है। डोंट थिंक कि एक क्राउन डिसलॉज क्राउन का केस आया तो बड़ा इजी केस है यार, ये तो देंगे नहीं। वो इजी केस नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें निकलती हैं कि क्राउन डिसलॉज किस वजह से, क्राउन की पूरी एग्जामिनेशन, जो नीचे टूथ है उसकी एग्जामिनेशन, पेशेंट के ओक्लूजल प्लेन की कब से लगा, क्या कंप्लेंट्स थी, क्यों लगाना पड़ा, कौन सा मटेरियल, चीज़ें बहुत क्वेश्चंस निकल सकते हैं, और एग्जामिनर्स आपको सिर्फ एक क्राउन डिसलॉज क्राउन के केस में फंसा सकते हैं। और ये जिनका केस आया था वो
उनके लिए उस केस में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी भी हो गई थी इसी वजह से कि वो समझे कि बहुत इजी केस है, लेकिन एग्जामिनर्स ने फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग ऐसी की तो वो बड़ा डिफ़िकल्ट सिचुएशन ऑटोमेटिकली बन गई। तो आपने लेकिन प्रैक्टिस इस हिसाब से हो रही है, बट आपने माइंड में रखना है कि कोई भी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट हो सकती है और आपने उसके अकॉर्डिंगली जो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के क्वेश्चंस हैं उनको मॉडिफाई कर लेना है। तो ये मिसिंग टीथ के हिसाब से, चूँकि वो मोस्ट कॉमन सिनेरियो होता है, तो आपने पेशेंट से पूछ लेना है कि जी आप किस मसले से आए। पेशेंट कहेगा कि जी मैं दांत लगवाने के लिए आया हूँ, तो दिस इज़ एन इनकम्प्लीट प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि वो क्यों लगवाना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट प्लानिंग को ये चीज़ अफेक्ट करती है। तो आपने फिर पेशेंट से पूछ लेना है कि दांत ना होने की वजह से आपको क्या मसला आ रहा है, खाने में मसला है, बोलने में मसला है, या दिखने में मसला है। तो पेशेंट फिर जो आपको बताएगा वो आपकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट कंप्लीट होगी। फिर आपने पेशेंट से पूछना है कि अगर तो पेशेंट की आपको लगता है बातचीत से कि कम दांत निकले हुए हैं, तो फिर आप पेशेंट से हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट ही सिर्फ पूछें, फिर मेडिकल हिस्ट्री लें और फिर बाद में डेंटल हिस्ट्री लें। लेकिन अगर पेशेंट के मल्टीपल टीथ निकले हुए हैं तो आप फिर साथ ही डेंटल हिस्ट्री कंटिन्यू कर लें, क्योंकि वो पूरी की पूरी आपकी उन टीथ की एक्सट्रैक्शन कैसे हुई, क्या हुई, में आपकी डेंटल हिस्ट्री भी साथ ही शामिल होगी। तो एक ही दफ़ा पूरे का पूरा पूछ लें, रेदर देन कि आप 2 पीसेज में पूछें। आपका फ्लो भी ब्रेक होगा और पेशेंट को भी लगेगा कि डॉक्टर हैज़र्ड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो आप एक ही गो में सारे क्वेश्चंस पूछ लें। तो आप पेशेंट से पूछ लें कि आपके कौन सा दांत निकला हुआ है, और पेशेंट अगर बताए कि जी एक दाढ़ निकले, तो आपने पूछना है कि नीचे वाली, ऊपर वाली, कौन सी साइड की, ताकि आपको आइडिया हो, पहले से पूछ लेना है। और कितने दांत निकले हुए हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मल्टीपल मिसिंग है या 2-3 मिसिंग है। और क्यों निकलवाने पड़े थे, हिल रहे थे या कीड़ा लगा हुआ था, किधर से निकलवाए, अस्पताल से निकलवाए हैं या किसी क्लिनिक से निकलवाए हैं, दांत आराम से निकल आया था या सर्जरी करनी पड़ी थी, ज़ख़म बाद में ठीक भर गया था, कोई मसला तो नहीं होया था। और साथ पूछ लिया कि इन दांत निकलवाने के बाद आपने पहले कभी नकली दांत लगवाए हैं। अगर पेशेंट कहता है कि जी लगवाए हैं, तो फिर आपके लिए थोड़ी सी चीज़ मुश्किल होगी, क्योंकि अब आपको उस प्रोस्थेसिस की हिस्ट्री भी लेनी पड़ेगी। और अगर पेशेंट वो प्रोस्थेसिस साथ लेके आया हुआ है, रिमूवेबल डेंचर है या फिक्स्ड ब्रिज मुंह में लगा हुआ है, तो आपको उसकी भी अब एग्जामिनेशन करनी पड़ेगी। तो फिर आपको अब टाइम ज़्यादा चाहिए, थोड़ा सा केस कॉम्प्लेक्स हो गया, तो अब आपको उसी टाइम पता चल जाना चाहिए कि मैंने स्पीड अप करना है और मैंने क्या क्या चीज़ें देखनी है। तो दुआ करें सबसे पहले कि आपका कोई ऐसा केस ना आए कि जिसमें पेशेंट के पास एक एग्जिस्टिंग डेंचर हो, ताकि आप इस प्रॉब्लम में ही ना पड़े। तो आपने ये सारा पूछा। अगर मल्टीपल मिसिंग टीथ है तो आप साथ ही पूछते जाएं कि बाकी दांत कब निकले थे, पहला दांत आपका कब निकला था और आखिरी दांत कब निकले, ताकि आपको आइडिया हो कि अगर तो आराम आराम से निकले, इट मीन्स के पेशेंट के रैंडमली एक्सट्रैक्शंस होती रही। अगर पेशेंट कहता है जी लास्ट 6 महीने, साल के अंदर सारे निकले, इट मीन्स के पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सम प्रॉब्लम, आइदर पेरिडोंटल डिजीज़ है या पुअर ओरल हाइजीन की वजह से रैम्पेंट केरीज हो रही हैं, जो पेशेंट के साल के अंदर ही इतने ज़्यादा दांत निकले। तो आपने उसको भी अब केटर फॉर करना है। पेशेंट को ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शन देनी है। अगर पेरिडोंटल इश्यूज़ हैं तो वो पहले रिजॉल्व करने, वरना वो आपकी प्रोस्थेसिस को भी फेल कर देंगे। और उसके बाद आपने पूछ लेना है, ये पूछ के आपने फिर एंड में ये भी पूछना है कि आपको दांतों का कोई और मसला तो नहीं। एट टाइम्स पेशेंट की मोर देन मल्टीपल प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स भी होते हैं, तो वो भी आपको पता चले, ये ना वो मिस हो जाए। एग्जामिनर्स को तो पता है, या वो प्रॉब्लम आपने सॉल्व नहीं की, एंड में पेशेंट कहते जी मुझे तो ये मसला भी था, तो फिर उस टाइम पे आप फंस जाएंगे, क्योंकि उस मसले की आपने हिस्ट्री या ट्रीटमेंट प्लानिंग में केटर फॉर किया ही नहीं। तो वो आपने उसी टाइम पूछ लेना है। अगर तो पेशेंट के मल्टीपल टीथ हैं तो साथ ही डेंटल हिस्ट्री भी पूछ लें, पैराफंक्शन की हैबिट्स पूछ लें, तंबाकू, पान, चालिया ये तो नहीं रखते, वो भी पूछ लें, मुंह खुश्क तो नहीं रहता, थूक ठीक आती है। और फैमिली की हिस्ट्री पूछ लें कि फैमिली में बच्चों को या माँ बाप को, बहन भाई को दांतों का बहुत ज़्यादा मसला तो नहीं है, किसी को पैदाइशी दांत ख़राब तो नहीं निकले, वो भी आप पूछ लें, ताकि आपको उसी टाइम फेमिलियल डेंटल हिस्ट्री का भी आइडिया हो जाए। और अगर एक आधा टूथ मिसिंग है, 2-3 मिसिंग है, या डिसलॉज क्राउन है, फ्रैक्चर डेंचर है, तो उसकी उधर हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट लें, फिर मेडिकल हिस्ट्री लें और फिर डेंटल हिस्ट्री लें। तो जब ये आपने हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट ली, तो ये आपने आके फ़ौरन लिख ली। आप अगर आप हिस्ट्री शीट देखेंगे, मैंने लिख दिया हुआ है विच, व्हेन, वाई, हाउ, वेयर, वुंड हीलिंग, तो ये आप सारा साथ लिख लें, उसी टाइम लिख लिया। ये एक ब्लॉक आपने पूछा था, एक ब्लॉक लिख लिया। अब नेक्स्ट ब्लॉक आ गया मेडिकल हिस्ट्री।
मेडिकल हिस्ट्री में जितनी बीमारियां हैं सबके नाम लेने की ज़रूरत नहीं, बहुत लंबा ही हो जाएगी मेडिकल हिस्ट्री। 4-5 जो मेन हैं वो लें और बाकी जनरल पूछ लें पेशेंट से, इस तरीके से कि आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल, टीबी, सांस या काली पीले जरखान का मसला या बीमारी तो नहीं है। ये कॉमन चीज़ें पूछ ली आपने। अगर पेशेंट कहता है नहीं है तो देन यू प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर से लेके पाँव तक कोई और बीमारी तो नहीं है जिसके लिए आप इलाज करा रहे हैं या दवाइयाँ खा रहे हैं। पेशेंट कहता है नहीं। इसके अलावा कोई और दवाई तो नहीं है जो आप मुस्तकिल तौर पे ले रहे हैं, जैसे कि जोड़ों वगैरह की दवाई या दिल के लिए कोई स्टंट डला है उसकी दवाई या ताकत वाली दवाई मींस मल्टीविटामिन। उससे आपको ये भी आइडिया हो सकता है कि अगर किसी मेडिकल डॉक्टर ने उन्हें मल्टीविटामिन या आयरन टेबलेट्स दी हैं तो आप एनीमिया और उसकी हिस्ट्री का भी थोड़ा सा आइडिया हो सकता है कि पेशेंट में भी सफरिंग फ्रॉम एनीमिया जो उसको आयरन टेबलेट्स एडवाइस हुई हैं। हो सकता है पेशेंट को खुद ना पता हो क्या मसला है, वो कहेगा जी मुझे तो मसला था, मैं गया डॉक्टर ने दवाई दे दी, मुझे नहीं पता क्या मसला है। तो ये भी आपको आइडिया हो जाता है। और अगर पेशेंट ने किसी बीमारी का कहा कि हाँ ये बीमारी है तो फिर उसकी हिस्ट्री शुरू कर लें। फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर है तो आपने पूछ लेना है कि ज़्यादा होता है या कम होता है, कंट्रोल रहता है, दवाई ले रहे हैं, दवाई खाने से कंट्रोल रहता है, ये चीज़ें आपने पूछ लेनी है। मेडिकल हिस्ट्री कंप्लीट हुई है, आपने ज़बानी पूरा पूछा, फिर आपने लिख ली। फिर आपने डेंटल हिस्ट्री अगर सेपरेट लेनी है तो इस जगह पे ले लें, वरना आप पहले ले चुके थे वो आपने नोट कर ली। तो अब आप आ जाएंगे एग्जामिनेशन पे। और एग्जामिनेशन स्टार्ट करने से पहले आपने एग्जामिनर से परमिशन लेनी है कि सर मे आई नाउ स्टार्ट विद द एग्जामिनेशन। वो आपको कहेंगे यस यू मे प्रोसीड। उसके बाद आपने डिसइंफेक्शन का ख्याल करना है, क्रॉस इन्फेक्शन का। आपने पहले एम्प्टी हैंडेड जो लाइट का हैंडल है उसके ऊपर एक ग्लव चढ़ा दें, जो लाइट का बटन है उसके ऊपर ग्लव की नॉट बना दें, हो जाती है, मैंने खुद किया, फ़ौरन हो जाती है, नॉट बना दें। और जो चेयर का जो ट्रे है, इंस्ट्रूमेंट ट्रे, उसके हैंडल पे भी ग्लव चढ़ा दें। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ एग्जामिनर्स ये कहते हैं कि आप अगर सिर्फ यही बोल दें ना कि जी ऑल दी क्रॉस इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स हैव बीन टेकन प्लेस, तो आपका वो भी काम चल जाता है। लेकिन मैंने ये कर लिया था एहतियातन, ये करके फिर आपने बोलना है कि जी ऑल दी क्रॉस इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स हैव बीन टेकन प्लेस, आई एम नाउ गोइंग टू स्टार्ट विद द एग्जामिनेशन। और चूंकि पेशेंट से आपने पहले से कंसेंट ले लिया तो आपने पेशेंट को नहीं आप कहना कि जी मैं आपका एग्जामिनेशन कर लूँ शुरू, बस आपने ग्लव पहनने हैं और पेशेंट कहना है कि अब मैं आपका मुआयना करूँगा, और आपने मुआयना शुरू कर देना। आप कंसेंट ऑलरेडी पेशेंट से ले चुके हैं। और अगर आपने नहीं ली थी स्टार्ट में तो अभी आप पेशेंट से पहले कंसेंट ले लें कि मैं आपकी इजाज़त से आपका मुआयना शुरू करने लगा हूँ, ठीक है। अगर पेशेंट कहता है ओके तो अब फिर आपने प्रोसीड कर लेना है। और एग्जामिनेशन आपने ऐसे करनी है कि चूँकि अब आप पेशेंट के साइड पे खड़े हैं तो आपने पेशेंट का पहले पेशेंट क्या है अपने हैंड्स रेस करें, आपने देखना है कोई ट्रेमर तो नहीं है, फिंगर्स को फ़ौरन देखें कि क्लब्ड फिंगर्स तो नहीं है, ताकि आपको हार्ट की डिजीज़ का आइडिया हो जाए। वाइब्रेशन अगर पेशेंट नहीं कर रहा तो इट मीन्स कि पेशेंट को थायराइड का या ब्लड प्रेशर का या वीकनेस का इशू नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा ओल्ड पेशेंट है तो शायद उस वजह से ट्रेमर हो, तो वो भी आपने थोड़ा रूल आउट करना है। पल्स चेक करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ लोग करते हैं, वो ज़रूरत नहीं है। आप एक चीज़ कर सकते हैं, अगर मेल पेशेंट है तो उसको कहें कि आपका हाथ होल्ड करे, टाइट करे, ताकि आपको मैनुअल डेक्सटेरिटी और मस्कुलर कंट्रोल का आइडिया हो। और अगर फीमेल पेशेंट है तो उसने बॉल पॉइंट पकड़ाएं, कहीं टाइटली पकड़ें और बॉल पॉइंट निकालने की कोशिश करें। अगर नहीं निकलती है तो इट मीन्स पेशेंट का मस्कुलर बैलेंस ठीक है। उसके बाद आपने साइड व्यू में पेशेंट की फेशियल फॉर्म देखनी है कि स्ट्रेट है, कन्वेक्स है, कॉन्केव है। लिप्स को देखना है कि लिप कॉम्पिटेंट है, पेशेंट जब एट रेस्ट देख रहा है, लिप लेंथ ठीक है, नेजियोलेबियल एंगल ठीक है, ये चीज़ें आपने देखनी है। फिर आपने चल के आना है पेशेंट के सामने, पेशेंट को कहना है आपकी तरफ देखिए। आपने उस टाइम पे फेशियल एसिमेट्री नोट करनी है और फेशियल फॉर्म नोट करनी है कि राउंड है, ओवॉइड है या टेपरिंग फेस है या स्क्वायरिश फेस है। और पेशेंट को उस टाइम पे कहना है मुंह खोलें, बंद करें, डिविएशन डिफ्लेक्शन को नोट करना है और किस डायरेक्शन में है, ताकि जब आप टीएमडी एग्जामिनेशन पे आएँ तो आपको पहले से पता हो कि ये इशू है। पेशेंट को कहना है कि मुंह में फूंक भरे ऐसे, ताकि आपने देखना है एयर लीक तो नहीं हो रही, उससे आपको पेशेंट की फेशियल मसल की स्ट्रेंथ का, या अगर बेल्स पाल्सी वगैरह थोड़ी सी है कुछ, तो उसका आइडिया हो जाएगा कि किस साइड से एयर लीक कर रही है। उसके बाद आपने पेशेंट कहना है स्माइल करे, ताकि आप स्माइल लाइन और बकल कॉरिडोर्स को देख लें। फिर आपने पेशेंट के साइड पे आना है और आपने नोट कर लेनी है ये सारी चीज़ें, क्योंकि अब आपने काफ़ी चीज़ें पूछ ली, आपने नोट करनी है। आपने पेशेंट के बैक साइड पे जाना है, आपने पेशेंट का
TMD चेक करना है। एक चीज़ आपने नोट करनी है कि अगर ई डेंचुलस पेशेंट्स है तो उसका टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एग्जामिन नहीं करना, क्योंकि ई डेंचुलस पेशेंट्स को TMDs नहीं होती। हिस्ट्री में आपने पेशेंट से साथ पहले पूछ लिया होता है कि आपको कहीं जोड़ों में, डेंटल हिस्ट्री में मुंह खोलते बंद करते जोड़ों में या पट्ठों में चेहरे के दर्द तो नहीं होती। अगर पेशेंट कहता है जी नहीं, ना आवाज़ आती है ना दर्द होती है, तो आपने अगर ई डेंचुलस पेशेंट है तो एग्जामिन ना करें। अगर डेंटेड पेशेंट है तो आपने एग्जामिन करना है। इधर हाथ रख के माउथ ओपन क्लोज करवाना है। पेशेंट से फ़ौरन मैसेटर मसल, टेम्पोरालिस मसल की इंसर्शन पॉइंट्स जो ओरिजिन पॉइंट्स हैं उनको टच करके फ़ौरन आपने टेंडरनेस चेक करनी है। पेशेंट से साथ साथ पूछते जाना है, बायलेटरली पल्पेट करते, दर्द तो नहीं है, इधर दर्द तो नहीं है, इधर दर्द तो नहीं है। जॉइंट के ऊपर फिंगर रख के माउथ ओपन क्लोज करवाया तो उस टाइम पूछना है आपने कि आपको कोई क्लिक की आवाज़ तो नहीं आ रही, खुद भी पूछना है या दर्द तो नहीं हो रही, और फील भी करना है। तो ये सारा आपने साथ साथ करते, बोलते भी जाना है, करते भी जाना है, ताकि टाइम वेस्ट ना हो और आप जल्दी से कर लें। अगर पेशेंट कोई कहता है कि जी मुझे इधर दर्द है या है, तो फिर आपने उसकी फर्दर चेक करना है। आपने फंक्शनली बाकी मसल्स भी, फिर लेटरल टेरिगॉइड, इंफीरियर लेटरल, सुपीरियर लेटरल टेरिगॉइड, मीडियल टेरिगॉइड और मसल्स ऑफ ये कॉन्ट्रैक्टर एलिवेटर मसल्स की आपने फिर फंक्शनल मैनिपुलेशन भी करनी पड़ेगी। और जिस जॉइंट में है उसकी लेटरल मूवमेंट, प्रोट्रूजन में उसकी क्लिकिंग और किस टाइप पे रेसिप्रोकल क्लिक है नहीं है, वो सारी चीज़ें अब आपको चेक करनी पड़ेंगी। अगर नहीं है तो बस ठीक है, रूटीन चेक किया और आपने ओके किया, लिम्फ नोड्स चेक करने की जरूरत नहीं। अगर पेशेंट ने ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं दी कि उसको कोई प्रीवियस कैंसर था, ट्यूमर था, कुछ था इशू, तो आपको लिम्फ नोड्स चेक करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, आजकल चूँकि कोविड है तो आपने हिस्ट्री में भी, मेडिकल हिस्ट्री में पेशेंट से कोविड की हिस्ट्री लेनी है कि आपको जिस्म में दर्द, बुखार, गला ख़राब, नज़ला, ज़ुकाम की हिस्ट्री तो नहीं, या किसी और पेशेंट जिसको कोरोना हो या ये सिम्टम्स हो उनके साथ आपका मेल जोल तो नहीं होया पिछले 3 से 5 दिनों में, तो ये आपने हिस्ट्री ले लेनी है। उसके बाद आपने वापस साइड पे आना है और पेशेंट की माउथ ओपनिंग चेक करनी है। सबसे इजी वे टू चेक माउथ ओपनिंग इज़ कि आप फिंगर से चेक कर लें। मैंने अपनी 3 फिंगर्स को मैयर पहले से किया होता है। मेरी ये 3 फिंगर्स जो है ये 45 मिलीमीटर है। तो चूँकि मिनिमम इस 35 से ऊपर नॉर्मल है, तो अगर पेशेंट का माउथ ओपन करें और ये 3 फिंगर्स अंदर चली जाती हैं ईजिली ऊपर नीचे गैप, इट मीन्स पेशेंट हैज़ एडिक्वेट माउथ ओपनिंग। यू डू नॉट नीड टू मैयर द एग्जैक्ट माउथ ओपनिंग। जब एडिक्वेट है तो इट्स ओके, एग्जैक्ट मैयर करने की इशू ज़रूरत नहीं। पेशेंट का कोई आप TMD या कोई एंकाइलोसिस का केस तो नहीं ट्रीट कर रहे कि आपने विद टाइम देखना है या कि जी माउथ ओपनिंग इंप्रूव हो रही है या नहीं, तो इसलिए आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने पेशेंट की RVD और OVD ले लेनी है। वो जो आपने सेनीप्लास्ट काट के रखे थे वो फ़ौरन स्टिक करें और पेशेंट की फिजियोलॉजिकल मेथड से RVD रिकॉर्ड करें और OVD कर लें। लेकिन अगर आपको हिस्ट्री में लगा कि पेशेंट की इतने मिसिंग टीथ हैं कि पेशेंट की शायद ऑक्लूजल स्टॉप्स नहीं हैं, तो फिर आपने RVD इधर मैयर करनी है, OVD नहीं करनी। OVD आपने इंट्राओरल एग्जामिनेशन में अगर ऑक्लूजल स्टॉप्स हैं उनको वेरीफाई करके फिर OVD करें। अगर नहीं है तो फिर OVD का कोई मकसद नहीं बनता। इस चीज़ पे एग्जामिनर्स आपको पकड़ लेंगे कि पेशेंट के तो ऑक्लूजल स्टॉप्स ही नहीं, तो OVD किस चीज़ की ले रहे हैं, वो तो कोलैप्स बाइट है, OVD तो गलत आ रही है, तो आप फंस जाएंगे। तो आपने OVD नहीं लेनी, जस्ट रिकॉर्ड दी RVD एंड देन कंटिन्यू विद दी राइटिंग। ये आपका एक्स्ट्रा ओरल कंप्लीट हो गया। आप आएँ, एक्स्ट्रा ओरल का पूरा सारी चीज़ें नोट कर लें। फ्रंट और साइड की पहले नोट कर ली थी, बैक और ये जो मेजरमेंट्स ली हैं आपने OVD RVD माउथ ओपनिंग की, ये फ़ौरन नोट कर लें। तो ये मैंने भी लिखा हुआ है कि आपने फ़ौरन नोट कर लेनी है। उसके बाद आ गया इंट्राओरल एग्जामिनेशन। इंट्राओरल एग्जामिनेशन जो है वो आप किसी भी तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हैं, आपका एक रूटीन बन जाती है। मैंने तो शुरू किया था कि सॉफ्ट टिश्यू पहले एग्जामिन किया था और वो भी मैक्सिला के एक पॉइंट से, और फिर सॉफ्ट टिश्यू एग्जामिन करते हुए मैंडिबल के एक पॉइंट से वापस उस पॉइंट तक। तो आप इंट्राओरली एग्जामिनेशन सेट आपने पहले से ओपन करके रखना है ट्रे में। एट टाइम्स ओपन भी पड़ा होता है क्योंकि ग्लव्स के साथ आप पाउच को टच नहीं कर सकते। अगर आप करना भूल गए थे तो ग्लव्स को रिमूव करें, उसको ओपन करें, इंस्ट्रूमेंट्स को, किडनी ट्रे पड़ी होती है आमतौर पे, उसके अंदर डालें। आपने जो अपने इंस्ट्रूमेंट्स भी लेके आए हैं, पेरिडोंटल प्रोब या जो बॉल पॉइंट है विद दी बैरियर फिल्म, वो सारी ओपन करके डालें। उसके बाद न्यू ग्लव्स का पेयर पहने और मिरर लेके एग्जामिनेशन स्टार्ट कर दें।
पेशेंट का माउथ ओपन करें, लाइट ओपन करें। जनरली उनकी चेयर्स ऐसी होती हैं कि वो एडजस्ट नहीं होती, तो बस जैसी जिस पोजीशन में एडजस्टेड है आप बोल दें मुंह से कि पेशेंट की पोजीशन जो है वो सेमी रिक्लाइंड होनी चाहिए। एग्जामिनेशन के टाइम आप बोल दें कि जी सेमी रिक्लाइंड होनी चाहिए, बिकॉज चेयर जो मूव नहीं कर सकती, तो हम पेशेंट का इसी पोजीशन में एग्जामिनेशन कर रहे हैं, ताकि एग्जामिनर्स को आइडिया हो कि इसको पता है कि एक्चुअल चेयर पोजीशन क्या होनी चाहिए। लेकिन वो हो नहीं सकती तो इट्स ओके, वो काउंट हो जाती है अगर आपने पूछ भी लिया। अब आपने एग्जामिनेशन शुरू करना है। आप मैक्सिला की एक ट्यूबरोसिटी हेमिलर नॉच एरिया को ऑब्जर्व करें और उधर से स्टार्ट करें। आप उसको ऑब्जर्व करें, उधर का टेरिकोमैंडिबुलर रेफे देखें, सॉफ्ट पैलेट पे आएँ, हार्ड पैलेट का म्यूकोजा देखें, राइट चीक को देखें, नीचे आएँ, टंग को देखें। टंग पेशेंट कहें जी प्रोट्रूड करे, लेफ्ट राइट करे ताकि आप लेटरल बॉर्डर दे सकें। दूसरा टंग की पेशेंट की मूवमेंट टंग की देख सकें। फ्लोर ऑफ द माउथ एग्जामिन करें, राइट चीक एग्जामिन करें और वापस ट्यूबरोसिटी तक चले जाएं। और इसी के दौरान आपने जो मिरर पेशेंट की चीक को रिट्रैक्ट किया, उससे पेशेंट की सलाइवा चेक कर लें कि चीक्स ड्राई तो नहीं हुई, और फिंगर से सलाइवा लगा के ऐसे उसकी स्टिकीनेस और चेक कर लें कि ज़्यादा थिक तो नहीं है या ज़्यादा थिन तो नहीं है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी। और जनरली नॉर्मल ही होता है। कोई पेशेंट ने अगर कोई ऐसी हिस्ट्री दी हो तो आपको पता होता है कि सलाइवा का कोई इशू है, जो कि आपने पूछ लिया था कि ब्लड प्रेशर या कोई मसला तो नहीं, उनकी मेडिकेशन से अफेक्ट हो सकता है, या मुंह खुश्क तो नहीं रहता आपका, तो आपको उससे आइडिया हो जाता है पहले से कि कोई इशू है या नहीं। ये आपने सलाइवा एग्जामिन की। उसके बाद आपने ये फ़ौरन सॉफ्ट टिश्यू को नोट किया। लिप भी एग्जामिन करना है, लिप की इनर साइड भी एग्जामिन करनी है, रिट्रैक्ट करके कोई अल्सर कोई चीज़ तो नहीं है। और बकल म्यूकोजा मिरर है आपके पास, मिरर से सारा बकल म्यूकोजा और लिंगुअल तो आपका एग्जामिन हो गया, पैलेटल बकल म्यूकोजा भी एग्जामिन कर लिया, वो आपने लिख लिया। जो सॉफ्ट टिश्यू की बाकी चीज़ें हैं वो आर्च वाइज नोट करें तो ज़्यादा ईजी है। फिर आप मैक्सिलरी आर्च पे आए तो आप मैक्सिलरी आर्च में पहले नोट करें कि पेशेंट की आर्च फॉर्म क्या है, हार्ड पैलेट कैसी है, मिड लाइन रेफे देख लें, कोई टोरस तो नहीं प्रेजेंट है। पेशेंट से फ़ौरन आ बुलवाएं ताकि सॉफ्ट पैलेट हार्ड पैलेट का जंक्शन पता चल जाए। आप ट्यूबरोसिटीज़ को एग्जामिन करें, पेंडुलस तो नहीं है, बकल फ्रीनम को देख लें और लेबियल फ्रीनम की पोजीशन देख लें। अगर तो इनकी पोजीशन ख़राब है तो आपने नोट करनी है, अगर नॉर्मल है तो आपके माइंड में ऑटो हो के नॉर्मल है, आपने याद नहीं रखनी, लिखते हुए आपने बस नॉर्मल 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 लिखते जाना है। अगर कोई मसला है तो वो फिर सिर्फ मेमोराइज करनी, इससे आपके लिए इजी होगा और आपको बार बार लिखने नहीं आना पड़ेगा। और जब आप लिखने आएंगे तो आपको सारी चीज़ें याद होंगी, क्योंकि आपने सिर्फ जो गलत थी वो याद की हैं, जो नॉर्मल थी वो आपने याद नहीं की। वो आपको पता है ऑटोमेटिकली कि नॉर्मल है, आपको ये याद है कि आपने देखना क्या है, वो आपने लिखा फ़ौरन और आगे नॉर्मल 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 लिखते गए। एन 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 पूरा नहीं लिखना, नॉर्मल, एन मीन्स नॉर्मल, एन 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 करते गए, नॉर्मल 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 नॉर्मल। तो ये बकल होगी। अगर तो ईडेंचुलस पेशेंट है तो फिर आप उसकी रिज को पल्पेट करके कोई शार्प एज तो नहीं है वो सारा एग्जामिन करें, सल्कस डेप्थ को एग्जामिन करें। पार्शली डेंटेड पेशेंट है तो अब आपने रिमेनिंग टीथ के ऊपर आना है। रिमेनिंग टीथ का ये है कि आपने जो ये पहली चीज़ें बोनी चेक कर ली हैं आपने, मैक्सिला की आपने नोट की, रिमेनिंग टीथ पे आएँ। अगर मल्टीपल टीथ मिसिंग हैं, केरियस हैं, मोबाइल हैं, टिल्टेड हैं, तो ये आपको सारा एक गो में याद हो कि आप नहीं लिख सकता। तो बेहतर ये है कि आप फर्स्ट गो में बड़ी चीज़ें देखें, आप फ़ौरन देखें कि मिसिंग कौन से टीथ हैं। आप आएँ, बैरियर फिल्म वाला जो पेन है उसको पकड़ें, आप फ़ौरन मिसिंग टीथ लिखें, क्रॉस बनाएं और उसमें टीथ के नंबर लिखें। उसके बाद वापस आएँ, उसके बाद पेन हाथ में रखें, राइट हैंड से मिरर से रिट्रैक्ट करें और देखें कि केरियस कौन से आएँ और केरियस लिखें। फ़ौरन देखें रेजिडुअल रूट्स कौन सी आए और रेजिडुअल रूट्स लिखें। आपने मेरी हिस्ट्री शीट में देखा होगा, मैंने क्रॉसेस लगा के नंबरिंग लिखी है और केरियस, रेजिडुअल रूट्स, मिसिंग, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके बाद आप ट्विज़र को पिक करें और टीथ की मोबिलिटी चेक करें। जो जो मोबाइल है वो मेमोराइज़ करें। अगर ज़्यादा मोबाइल हैं तो एक दो को चेक करें फिर लिखें, फिर एक दो को चेक करें फिर लिखें, क्योंकि आप भूल जाएंगे सारों की मोबिलिटीज़। उसके बाद आप पेरियोडोंटल प्रोब लें। अगर तो ग्रॉसली मोबाइल हैं, पेरियोडोंटल लॉस है, तो फिर आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने ज़्यादा टीथ हैं इन्वॉल्व। तो आप कहेंगे कि जी, अगर एग्जामिनर पूछता भी, आप कहेंगे कि जी आई विल रेफर इट टू पेशेंट टू द पेरियोडोंटस फॉर पेरियोडोंटल केयर, क्योंकि मल्टीपल टीथ जो हैं उनकी जिंजाइवल रिसेशन, कैलकुलस डिपॉजिट्स, प्लाक और मोबिलिटीज़ हैं। और अगर नहीं है या एक दो की हैं तो फिर आपने ख़ास तौर पे जो अबटमेंट्स जिनको आपने यूज़ करने हैं उनकी फ़ौरन पेरियोडोंटल डेप्थ यूज़ करें।
6 पॉइंट्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। 4 पॉइंट्स जो आपके हैं बकल, मीजियल, डिस्टल और बकल और मीजियल, अगर उसके मिसिंग है, ई डेंचुरस एरिया साथ है, तो उस प्रॉक्सिमल सरफेस को भी चेक करें। जस्ट आपने आइडिया लेना है, अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप फुल पेरियोडोंटल चार्टिंग करें। वो बाद की बात है, वो एग्जामिनर पूछे तो आप उसको इजीली डिफेंड कर सकते हैं कि सर मैंने अभी ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए जनरल आइडिया लिया है कि इस टूथ की कंडीशन कैसी है। फॉर डिटेल्ड ट्रीटमेंट या इधर अगर मल्टीपल हैं तो मैं पेरियोडोंटिस्ट के पास रेफ़र करूंगा, और अगर एक दो हैं तो मैं उस बाद में एग्जामिन करके करूंगा इसकी डिटेल कि इसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो ये आपका एक होगी आपकी चीज़। तो आपने इसको मैक्सिला का सारा लिख दिया, फिर आप मैंडिबल पे गए, मैंडिबल पे यही चीज़ें दोबारा सारी चेक करनी है। इन एडिशन टू मैंडिबल आपने मैंडिबल में रेट्रोमोलर पैड्स और रेट्रोमाइलोहॉइड फॉसा भी चेक कर लेना है, ताकि अगर कंप्लीट डेंचर पेशेंट, अगर कंप्लीट डेंचर नहीं है, आरपीडी देना है और डिस्टल एक्सटेंशन बेस भी नहीं है, तो रेट्रोमाइलोहॉइड फॉसा को चेक करके उसकी डेप्थ चेक करना की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो आपने यूज़ ही नहीं करनी तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। ये आपने मैंडिबल की सारी चेक की, उसके बाद आपने ये तो आपने सारी इंडिविजुअली चेक किया। इसके बाद आपने अब आ जाने हैं ऑक्लूजन पे। आपने ये सारा चेक किया, अब आपने ऑक्लूजन चेक करनी है, क्योंकि मिसिंग टीथ में आपको आइडिया नहीं कि पेशेंट की बाइट कैसी है। पेशेंट से बाइट करवाएं पहले नॉर्मल, ताकि पेशेंट अपनी जो मैक्सिमम इंटरकस्पेशन या हैबिचुअल क्लोजर है उसमें क्लोज करे। उसमें आप देख लें, कैनेडीज क्लासिफिकेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं। अगर फुली डेंटेड पेशेंट है, एक आधा मिसिंग है तो आप देख लें, अदरवाइज देयर इज़ नो नीड, क्योंकि इतने मिसिंग टीथ पेशेंट की वो डिस्टर्ब होती है। आप देख लें कि स्टॉप्स हैं, अगर नहीं है, कोलैप्स तो नहीं है, बाइट सूडो क्लास 3 में तो नहीं पेशेंट लेके जा रहा। वियर फेसेट्स को देख लें कि उनकी वजह से बाइट करने के बाद जॉ स्लाइड तो नहीं कर रहा। इन चीज़ों को नोट करें। कर्व ऑक्लूजल प्लेन को नोट करें, कर्व ऑफ स्पी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, ऑक्लूजल प्लेन में सुप्रा इरप्शंस तो नहीं है, वो आपने नोट की। इंटर ऑक्लूजल स्पेस आपने देख ली कि वो रिड्यूस तो नहीं है अपोजिंग की सुप्रा इरप्शन की वजह से। ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी है। और फिर सेंट्रिक ई सेंट्रिक में आपने देख लेना है कि ग्रुप फंक्शन है या किनाइन गाइडेड है। अगर मल्टीपल मिसिंग टीथ है तो वो बेशक ना करवाएं, क्योंकि वो पेशेंट की डिस्टर्ब्ड होगी। ये चीज़ आनी है, फिर आपने आके ऑक्लूजन नोट कर लेनी है। अब आपका एग्जामिनेशन सारा कुछ कंप्लीट हो गया। अब आपने एग्जामिनर से डिमांड करनी है, आपने ड्यूरिंग एग्जामिनेशन अगर आपने ये नोट कर लेना है कि कोई इंडिविजुअल टीथ जिनका पेरिएपिकल एक्सरे रिक्वायर्ड है फॉर फर्दर डिसाइडिंग कि उन टीथ का क्या आपने फ्यूचर रखना है, उनकी आरसीटी करवानी है, एक्सट्रैक्शन करनी है, तो वो आप नोट कर लें। तो अब ये कंप्लीट होके फिर आपने एग्जामिनर से डिमांड करनी है कि सर आई वुड लाइक टू हैव पेरिएपिकल एक्सरेज ऑफ दीज टीथ, ओपीजी एंड आर्टिकुलेटेड डायग्नोस्टिक कास्ट। आर्टिकुलेटेड लाजमी बोलना है, क्योंकि अगर मल्टीपल टीथ मिसिंग है हाथ से तो आर्टिकुलेट हो नहीं रही, आपने आर्टिकुलेटेड नहीं बोला, इट मीन्स कि आपने एक गलती कर दी है, तो आपने आर्टिकुलेटेड डायग्नोस्टिक कास्ट। जनरली उधर ओपीजी और सादी कास्ट पड़ी होती है, आर्टिकुलेटेड भी नहीं होती, लेकिन चूंकि आपने पूछ लिया है तो वो हो गया। एग्जामिनर कहेगा कि जी पेरिएपिकल एक्सरेज अवेलेबल नहीं है और ओपीजी कास्ट पड़ी है, आर्टिकुलेटेड तो नहीं है लेकिन कंसिडर देम आर्टिकुलेटेड। तो ये अब आपने कर लिया, आपने नोट तो कर लिया, आपने फ़ौरन ओपीजी में देखना है जो टीथ आपने इंट्राओरली देखे उनकी बोन की कंडीशन, केरीज, कोई इम्पैक्टेड टूथ तो नहीं पड़ा, कोई और जॉ में लीजन तो नहीं है। वो आपने ऊपर से नीचे जो कि ओपीजी को एग्जामिन करने का तरीका है, लेफ़्ट और राइट को कंपेयर करते हुए मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी वाले रीजन से डाउन, मैक्सिलरी साइनसिस से नीचे आना है, टीएमडीज को देखना है, ट्यूबरोसिटीज़ को देखना है, सारे टीथ को एग्जामिन करना है, रेमस को एग्जामिन करना है, मैंडिबुलर टीथ को देखना है, फिर मैंडिबुलर नर्व को, मेंटल फोरामेन को, उसकी लोकेशन को देखते हो। तो इस तरह लेफ्ट और राइट कंपेयर करते हुए नीचे आना है, फ़ौरन नज़र रखनी है। उसके बाद कास्ट देखनी है, टीथ आर्टिकुलेट हो सक रहे हैं नहीं है, क्या टीथ की टिल्टिंग्स चीज़ें देखनी है। और अगर कास्ट पार्शियल डेंचर का डिज़ाइन देखना है तो फ़ौरन उस देख लिया और माइंड में बना लिया कौन कौन सी अबटमेंट्स यूज़ करनी है और क्या डिज़ाइन बनाना है। तो ये आपने कर लिया, इसको आपने नोट करना है। ट्रीटमेंट प्लान आपने जो नोट करना है वो है जो पेशेंट के लिए है। आइडियल ट्रीटमेंट प्लान नहीं करना, जो पेशेंट की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, हेल्थ, डेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंगली जो ट्रीटमेंट प्लान है वो आपने फ़ौरन नोट करना है। आइडियल ट्रीटमेंट प्लान आपके माइंड में होना चाहिए कि अगर एग्जामिनर पूछे तो आप बता सकें। साथ ही प्रॉब्लम लिस्ट बना लें। कुछ एग्जामिनर्स पूछते हैं प्रॉब्लम लिस्ट की, जी प्रॉब्लम लिस्ट क्या है? प्रॉब्लम लिस्ट मीन्स कि वो चीज़ें जो आपके ट्रीटमेंट में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। अगर रिड्यूस्ड ओवीडी है,
इंटरओक्लूजर स्पेस कम है, पेशेंट के कोई डिफेक्ट्स हैं, बल्बस ट्यूबरोसिटीज़ हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं, शार्प स्पाइनी रिज है, रिड्यूस सल्कस डेप्थ है, तो ये चीज़ें जो हैं आपकी, ये आपकी सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको आपने रिजॉल्व करना है। ये अदर देन दी मिसिंग टीथ और वो ये चीज़ें एडिशनल हैं जो आपके ट्रीटमेंट प्लानिंग को ऑल्टर कर सकती हैं। तो ये चीज़ें आपने फ़ौरन लिख लेनी है, क्योंकि एग्जामिनर पूछता है उस टाइम पे आपको सोचने में मसला होगा, पहले से आपके पास लिखी होनी चाहिए। जब ये चीज़ें आपने लिख ली तो अब आपने उठ के पेशेंट को ट्रीटमेंट प्लान एक्सप्लेन करना है कि जी आपका ये ट्रीटमेंट होगा, ये दांत निकलेंगे, ये दांत की फिलिंग होगी, ये इन दांतों की रूट केनाल होगी, उसके बाद इन पे क्राउन चढ़ाएंगे और मेजरमेंट लेके आपको कास्ट पार्शियल डेंचर, और अगर चंद एक दांत रह गए वो भी पेरिडोंटली कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, तो अगर कम है रिटेन कुछ अरसा रह सकते हैं, तो आप पेशेंट को ट्रांजिशनल आरपीडी देंगे और बाद में कन्वेंशनल कंप्लीट डेंचर या ओवर डेंचर की तरफ जाएंगे, और अगर सीवियर पेरिडोंटल लॉस है तो एक्सट्रैक्शन करके डायरेक्ट कंप्लीट डेंचर, या फ्रैक्चर डेंचर का केस था या डिसलॉज्ड क्राउन का है या जो भी केस है उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रीटमेंट प्लान बना के पेशेंट को एक्सप्लेन करके काउंसल करेंगे इन दीज 30 मिनट्स। जब ये 30 मिनट्स कंप्लीट होंगे दोबारा से बेल बजेगी और अब आपकी क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू होगी। तो वो क्रॉस क्वेश्चनिंग जो है वो एग्जामिनर पे भी डिपेंड करता है कौन है और आपका केस कैसा था और आपने कितनी अच्छी हिस्ट्री एग्जामिनेशन ली है उस पर भी डिपेंड करता है। थोड़ा सा मैं इस क्रॉस क्वेश्चनिंग का बताऊं, उसके बाद वापस मैं हिस्ट्री एग्जामिनेशन में कुछ चीज़ें जो आपसे पूछी जा सकती हैं किस तरीके से या आपकी क्या होंगी वो आपको मैं बताता हूँ। इसमें यह है कि वो आपको कहेंगे कि जी हिस्ट्री सुनाएं, तो ये आपने पहले से माइंड में वो इंग्लिश याद कर लेनी है कि माई पेशेंट नेम दिस एज दिस married presented with the complaint this is suffering from this medical condition और history of presenting complaint is this। एक इंग्लिश में अपने माइंड में बना लें, जो पेशेंट की चीज़ें हैं वो आप देखते जाएं और वो डाल के बोलते जाएं। उसके बाद पेशेंट को कहें कि जी ऑन एक्स्ट्रा ऑरल एग्जामिनेशन फ्रॉम साइड व्यू पेशेंट के लिप कॉम्पिटेंट था, कॉन्वेक्स फेस है, फ्रॉम फ्रंट व्यू देयर वाज नो डिविएशन डिफ्लेक्शन, ऑन स्माइलिंग पेशेंट हैड हाई लिप लाइन फॉर एग्जांपल, high lip line, on examination of TMD no significant finding was found, patient की OVD ये थी, RVD ये थी, mouth opening was adequate, on intraoral examination patient की soft tissues were pink and healthy, there was no soft tissue lesion or disease found, maxilla की arch form ये थी, फ्रीनट है, वो आपने एक सीक्वेंस में बोलते जाना है। तो अगर तो एग्जामिनर ही आपसे सुने तो बहुत अच्छी बात है, इसमें 10 मिनट लग जाएंगे, वाइवा आपका 20 मिनट्स होगा। कुछ केसेस में एग्जामिनर्स कहते हैं कि जी स्किप करें हिस्ट्री, डायरेक्ट प्रॉब्लम लिस्ट बताएं, डायग्नोसिस बताएं, प्रॉब्लम लिस्ट बताएं, ट्रीटमेंट प्लान बताएं और उस पर फिर वो आपसे क्वेश्चनिंग शुरू करें। तो दैट इज़ अ बैड सिचुएशन। मेरे साथ यही हुई थी, मैंने हिस्ट्री शुरू की, उन्होंने कहा जी छोड़ें, डायरेक्ट प्रॉब्लम लिस्ट बताएं, ट्रीटमेंट प्लान बताएं और वाइवा शुरू हो गया। तो फिर आपका 25-30 मिनट वाइवा चलता रहता है। तो ये अब आपकी लक है कि आपका एग्जामिनर कैसे आए, या अगर आपने हिस्ट्री एग्जामिनेशन ठीक ली थी और एक एक चीज़ पूछी थी तो वो उनको पता है कि ये पार्ट ठीक है तो वो डायरेक्टली क्वेश्चनिंग पे स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये एक इन वे फ़ायदा भी है कि आपका पहला हाफ एन आवर बहुत अच्छा गुजरा है कि एग्जामिनर्स ने उसकी क्वेश्चनिंग करने की जहमत ही नहीं की, वो डायरेक्ट शुरू हो गए हैं आपसे क्वेश्चनिंग के। तो इन वे गुड न्यूज़ है, इन वे बैड न्यूज़ है कि एग्जामिनर के पास अब ज़्यादा टाइम मिल गया आपको क्वेश्चनिंग करने के लिए। तो ये चीज़ें हैं, आपसे क्वेश्चनिंग में काफ़ी चीज़ें वो इस तरह के पूछ सकते हैं कि जी आपने ये ग्लव क्यों लगाए, ग्लव्स आया किए हैं या बीच बीच में ग्लव बहुत चेंज किए हैं पेशेंट पे, तो आप क्लिनिक में ऐसे करेंगे, आप कहेंगे नहीं, तो आप कहेंगे इधर क्यों किया है, मुफ्त में मिले हुए हैं इसलिए किए। तो इस तरह की जो चीज़ें वो पूछते हैं वो जस्ट आपका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए पूछते हैं। इनका आपके मार्क्स से और चीज़ों से कोई, आपने कॉन्फिडेंस नहीं करना, आपने बोलना है कि सर मुझे ग्लव्स की ज़रूरत पड़ रही थी, आई वॉज कम्फर्टेबल बाई रिमूविंग द ग्लव एंड डूइंग दिस प्रोसीजर, तो मैंने किया, इफ़ देर इज़ अ नीड तो मैं रिमूव कर देता हूँ, अगर नीड ना हो तो मैं रिमूव नहीं करता। कॉन्फिडेंटली आंसर करें, अपने सारे एक्शंस को डिफेंड करें, तो आप इजीली एग्ज़ाम आप पास कर सकते हैं। हिस्ट्री एग्जामिनेशन में जो कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ समझ लें, टिप्स हैं ये। एक ये है कि अगर पेशेंट का प्रीवियस डेंचर है तो इस हिस्ट्री शीट में मैंने लिखा हुआ है कि आपने कैसे एग्जामिन करना है। पहले आपने डेंचर हिस्ट्री लेनी है कि आप कब से पहन रहे हैं, सेटिस्फाइड हैं नहीं हैं तो क्या मसले हैं,
डेंचर की हाइजीन हैबिट्स कैसी हैं, ओरल हाइजीन हैबिट्स पेशेंट की कैसी हैं, ये आपने हिस्ट्री में पूछ ली। फिर आपने डेंचर को आउटसाइड द माउथ इंडिविजुअली एग्जामिन किया, इनर सरफेस, टिश्यू सरफेस, ऑक्लूडिंग सरफेस किस मटेरियल का है, वियर तो नहीं होया हुआ टीथ का, डिस्कलर तो नहीं होया हुआ, फ्लेंजेस कैसी लग रही हैं, थिकनेस कैसी है फ्लेंजेस की, ये सारी चीज़ें। आरपीडी है तो क्लैस्प्स कैसे हैं, एक्रिलिक है, कास्ट पार्शियल डेंचर है, इंडिविजुअली देखा। फिर पेशेंट के माउथ में इंसर्ट करके इंडिविजुअली दोनों डेंचर्स की स्टेबिलिटी, डेंचर्स की क्लैस्प किधर किधर हैं, कौन से टीथ रिप्लेस कर रहे हैं, इंडिविजुअली डेंचर की रिटेंशन स्टेबिलिटी सपोर्ट चेक की, अपर लोअर दोनों की। फिर बाइट करा के पेशेंट की ऑक्लूजन को देखा। तो इस चीज़ें में ये आपकी काफ़ी स्टेप्स ऐड हो जाते हैं, लेकिन ये आपने करने हैं। अगर फिक्स प्रोस्थेसिस है तो उसकी एग्जामिनेशन है, ये सारी मैंने लिख दी, ये आपने सारी लाजमी करनी है ताकि आपके पास ये इन्फो हो और आपने अकॉर्डिंगली कर सकें। अब इसमें कुछ कैचेज ऐसे होते हैं कि एग्जामिनर ने ना पेशेंट जो कोई डेंचर वेयर है ना बताया होता है कि अगर डॉक्टर साहब ना पूछे ना कि आप पहले से दांत लगा रहे हैं तो आपने भी नहीं बोलना। तो ये केसेस लोगों के साथ हो चुके हैं कि उन्होंने पेशेंट से पूछा, इस तरह ये ज़रूर पूछा कि आपने दांत बनवाए हैं, तो पेशेंट ने कहा जी मैंने बनवाए हुए हैं। तो पेशेंट ने पूछा अभी लगा रहे हैं, पेशेंट ने कहा नहीं मैं अभी नहीं लगा रहा। तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक है पुराना डेंचर था, डॉक्टर ने थोड़ी सी हिस्ट्री ली कि कौन सा बना हुआ था, क्या था, किन दांतों को रिप्लेस कर रहा था, ठीक है, और आगे चल पड़ा। लेकिन पेशेंट से ये नहीं पूछा कि आप अभी वो डेंचर साथ लाए हैं कि नहीं। तो क्या होता है जब 30 मिनट्स कंप्लीट होते हैं, एग्जामिनर आपसे पूछता है आपने पेशेंट से पूछा है कि वो डेंचर पहनता था कि नहीं, आप कहेंगे जी पहनता था वो। तो उन्होंने कहा आपने डेंचर की फिर एग्जामिनेशन क्यों नहीं किया, आपने कहा, आप कहेंगे कि सर वो तो डेंचर पहले पहनता था अब नहीं पहन रहा। तो उन्होंने कहा बेशक नहीं पहन रहा, आपने पूछा है वो लेके आया कि नहीं। तो आप चुप कर जाएंगे, आप फंस गए। वो पेशेंट कहेंगे हाँ डेंचर लाए हो, पेशेंट जेब से डेंचर निकाल के पकड़ा देगा कि जी ये तो मैं लेके तो आया हूँ, पहन तो मैं नहीं रहा क्योंकि इसमें ये मसले थे, इस वजह से मैं नहीं पहना, लेकिन मैं ले आया हूँ कि अगर यही एडजस्ट हो सकते हैं तो ये नहीं एडजस्ट कर दें। तो आप फंस गए उस टाइम पे क्योंकि आपने पेशेंट से पूछा ही नहीं। और एग्जामिनर ने भी जानबूझ के पेशेंट को बताया होता है कि जिक्र नहीं करना ताकि थोड़ा सा केस डिफ़िकल्ट हो। और वो ये भी चेक करना चाहते हैं कि आपको इतनी कॉमन सेंस या नॉलेज है कि आप पूछते हैं कि नहीं। पेशेंट खुद ही बता दे तो वो तो फ़ायदा हो गया आपको, आप भूले हुए थे लेकिन पेशेंट ने बता दिया। तो ये चीज़ें आपने लाजमी उस टाइम पे देखनी है। लैंग्वेज बैरियर का थोड़ा सा इशू होता है क्योंकि अगर डिफरेंट सिटी में जा रहे हैं, कराची जाते हैं या केपी के जाते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर का इशू होता है। जनरली जो पेशेंट्स आते हैं वो उर्दू स्पीकिंग होते हैं, लेकिन उस सिटी में रहने की वजह से कुछ वो ऐसे लैंग्वेज के वर्ड्स बोलते हैं जो आप शायद नहीं अंडरस्टैंड कर सकते। तो वो आपने थोड़ा सा पेशेंट से उस वर्ड्स की एक्सप्लेनेशन करके या रिपीट करवा के समझने की कोशिश कर लेनी है। और आपने कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना, आपने सारी चीज़ें पूछनी हैं, तरीके से पूछनी हैं। और ये हिस्ट्री शीट अगर आपको याद है तो आप आराम से विद इन 20 मिनट्स ये सारा कुछ पूछ के एग्जामिनेशन ले सकते हैं। कोविड की हिस्ट्री लेना लाजमी भूलना नहीं है क्योंकि उसकी बेस पे आप एग्ज़ाम फेल भी हो सकता है। मास्क अब तो लगाया हुआ है, लोगों के मास्क ना लगाने पे भी फेल हुआ है क्योंकि पहले जब कोविड नहीं था तो ये होता था कि आप हिस्ट्री ले चुके होते थे पूरी, एग्जामिनेशन से पहले मास्क और ग्लव्स पहनते थे। तो कई दफ़ा उस टेंशन में कई दफ़ा कैंडिडेट्स ने मास्क पहनने ही भूल गए, ग्लव्स पहना और एग्जामिनेशन शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उनको एग्ज़ाम में फेल भी किया गया कि वो एक इतना बड़ा स्टेप क्रॉस इन्फेक्शन कंट्रोल का नहीं ले सके। एज अ कंसल्टेंट अब वो बने और वो इस चीज़ को भूल गए। तो ये सारे चीज़ें थी, मैंने कहा आपको एक्सप्लेन कर दूं डिटेल से। अगर आप लोगों को फिर भी कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट कर दें नीचे, मुझे कॉन्टैक्ट नंबर भी गिवन है, ईमेल भी है, आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये जो हिस्ट्री शीट है अगर इसमें आपको कोई इशू है, कोई शॉर्ट फॉर्म्स मैंने जो लिखी हैं उनकी नहीं समझ आ रही तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और अगर आप तैयारी के लिए मेरे पास आना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टीट्यूट पे मोस्ट वेलकम हैं। मे बी मैं टाइम की वजह से आपको बहुत ज़्यादा टाइम ना दे सकूं, लेकिन पूरी कोशिश करूंगा कि एक केस आपको मैं करवा दूं जिसका आप पूरा एग्जामिनेशन ले और बाद में मैं आपसे क्वेश्चनिंग कर लूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपकी गलतियां आपको पता चल जाएं, आपके लिए ईजी हो जाए। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। जिन लोगों का एग्ज़ाम है पहली अटैम्प्ट है तो उनके लिए तो कॉन्फिडेंस का और चीज़ों का पता नहीं होता तो उनके लिए ज़्यादा है। जिनकी सेकंड थर्ड अटैम्प्ट है उनके लिए अल्लाह बेहतर करे, उनका पास हो जाए, ज़्यादा आगे दोबारा फेल ना हो, दोबारा से थ्योरी देना। जिनकी थर्ड अटैम्प्ट है दोबारा थ्योरी दे के आना पड़ता है, बड़ा मुश्किल है, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे।
आप लोग इस तरह तैयारी करें, एक दूसरे को ज़रूर सुनाएं। जो पिछले आपके एग्ज़ाम में अटैम्प्ट में इश्यूज़ आए थे वो लाजमी जिसका एग्ज़ाम पास होया उसको सुनाएं, ताकि वो आपकी गलतियां पॉइंट आउट कर सके और आप उन गलतियों को नेक्स्ट अटैम्प्ट में करेक्ट कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है। और जिनका अभी एग्ज़ाम होना रहता है थ्योरी का भी, अभी वो जूनियर्स हैं, वो अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दें ताकि उनके लिए उस टाइम पे जल्दी ना मचे। क्योंकि अभी देखें ईद की छुट्टियां भी हैं और एग्ज़ाम ईद के बाद है, तो ईद की छुट्टियों की वजह से हॉस्पिटल्स बंद हैं, क्लिनिक्स बंद हैं, तो आप लॉन्ग केस की प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते। बड़ा मुश्किल हो गया है तैयारी करना। तो इन चीज़ों को आप प्रॉपरली पहले से केटर फॉर किया हो ताकि आपके लिए आसानी हो। आपको आउट ऑफ सिटी कराची जाना पड़ता है, टिकट बुकिंग, उधर लिविंग, उनकी टेंशन अलहदा होती है और लॉन्ग केस की भी तैयारी सही ना हो सकी हो। तो इट्स ऑलवेज़ बेटर कि आप टाइमली तैयारी शुरू कर लें। मैंने भी ड्यूरिंग ट्रेनिंग नहीं की थी, लेकिन मैंने थ्योरी का पेपर दे के हफ्ते का गैप दिया, थोड़ा रेस्ट किया, हफ्ते के बाद से मैंने तैयारी शुरू कर दी थी ताकि मैं टाइमली रोज़ एक दो पेशेंट करके मैं आराम से प्रैक्टिस करता हुआ इस चीज़ को सीख सकूं। और अगर कराची में एग्ज़ाम होता है तो आप 1-2 दिन पहले कराची जाके उधर की किसी इंस्टीट्यूट में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि उधर जो कॉमनली जिस कंडीशंस के साथ पेशेंट प्रेजेंट होते हैं उसका भी आपको आइडिया हो, और जो थोड़ा सा लैंग्वेज का इशू है वो भी आपके लिए इजी हो जाए, आपको थोड़ी समझ आ जाए कि लोग वो किस तरह से बात करते हैं, क्या वर्ड्स कॉमनली यूज़ करते हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। इंशाल्लाह मैं ये अभी टाइम शॉर्ट था तो मैंने एक ये सादा वर्बल लेक्चर बनाया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पूरी पेशेंट के साथ डेंटल चेयर के ऊपर वीडियो डिमॉन्स्ट्रेशन करके आपको दिखाऊंगा ताकि आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकें कि आपने कैसे लॉन्ग केस में प्रोसीड करना है। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।